साथियों, यहाँ पे जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और तब पढ़ेंगे सिटीजनशिप। और उसके बाद नेक्स्ट में हम देख लेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली 4 चैप्टर हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है इसकी सेलिएंट फीचर्स क्या है, आउटस्टैंडिंग फीचर्स क्या है। देखिए, इतना लेंदी संविधान किसी देश का नहीं है। अगर देखेंगे जब संविधान बना था तो 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। आज आप देखेंगे तो 4 से 50 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूची है। पूरा डिटेल में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन दिया है, यानी बहुत लेंदी संविधान है। बहुत लेंदी क्या, सबसे लेंदी संविधान है। सोर्स, ये करीब 60 देशों से भी ज्यादा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि संविधान को हमने पढ़ा और उसके बाद इसको बनाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत सारी चीजें ली जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे भी, जैसे कि फेडरल प्रोविजन हो, इमरजेंसी, यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, इसी तरह यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट, आयरलैंड से डीपीएसपी, कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, यूएसए से यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी लिया हमने जर्मनी से, और साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन, और जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसको डिटेल में हम लोग थोड़ा अगले चैप्टर में देखेंगे। भारतीय संविधान का एक फीचर है सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे आप जितनी भी फेडरल डेमोक्रेसीज देखेंगे, चाहे वो अमेरिका का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आप अमेरिका के सिटीजन होते हैं। जैसे उस एक ओवरऑल यूएस के आप सिटीजन हैं, और दूसरा मान लीजिए कि आप ओहायो के जो स्टेट है उसका, या न्यूयॉर्क है, तो आप उसके एक सिटीजन होते हैं। तो आपके पास डबल सिटीजनशिप होता है अमेरिका में। लेकिन इंडिया में क्या है, आप इंडियन सिटीजन हैं, आप बिहार के सिटीजन नहीं हैं। आप बिहार के रेजिडेंट होते हैं, वहां के निवासी हैं, वहां के नागरिक नहीं हैं। यूपी के नागरिक नहीं हैं आप, यूपी के निवासी हैं आप। इसीलिए आप प्रमाण पत्र भी बनवाते हैं, तो निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं। नाउ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, मतलब क्या है, जैसे आप अमेरिका में जाओगे ना, तो अमेरिका का एक ओवरऑल यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है, और हर राज्य का भी वहां एक अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि एक इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, मतलब कि एक ही सुप्रीम कोर्ट है और वो टॉप पे है। आपको देखेंगे करीब 25 जो है वो हाई कोर्ट्स हैं, और हाई कोर्ट्स के अंडर काम कर रही होती हैं जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, जिसको अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम कहते हैं। और ये दोनों ही कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आप देखते हैं कि जो यूनियन लॉज है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट लॉ, दोनों को ये दोनों ही तरह की कोर्ट्स इंप्लीमेंट कर रही होती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ एक एकीकृत जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। कैसे ये साबित होता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? टेन्योर बिल्कुल सिक्योर है, हटाया नहीं जा सकता। सर्विस कंडीशन में आप बदलाव नहीं कर सकते। सैलरीज में छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का पावर है। ना सोवरेंटी को लेकर भी कुछ देखने को मिलता है, आउटस्टैंडिंग फीचर, कि आप यूके में जाएंगे तो पार्लियामेंट सोवरेन है। कहा जाता है कि यूके का जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी कर सकता है एक्सेप्ट एक लड़का को लड़की बनाना और एक लड़की को एक लड़का बनाना, बाकी सब कुछ कर सकता है। मतलब सोच सकते हैं कि संविधान संशोधन तो कुछ समझता ही नहीं है। जबकि अमेरिका में इसके ठीक उलट है, वहां पे जुडिशरी बहुत ताकतवर है। तो भारत में क्या है, भारत में दोनों का एक मिश्रण दिखाई देता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आप केशवानंद भारती हम लोग केस पढ़ेंगे, तो उसमें जो है पार्लियामेंट की शक्ति को लिमिट किया है। फिर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव, वो मतलब उत्तरदायित्व उसका है किसके प्रति? लेजिस्लेचर के प्रति, विधायिका के प्रति। मतलब कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है पारित हो जाता है अगर आपका लेजिस्लेचर में बहुमत नहीं होगा तो। रियल हेड प्रधानमंत्री है, नॉमिनल हेड राष्ट्रपति है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की चर्चा आर्टिकल 75 में है। सिंक और स्विम टुगेदर एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि पूरी की पूरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोकसभा के प्रति होती है। अच्छा, हमारे यहाँ फेडरेशन तो है, हम लोग संघात्मक व्यवस्था तो फॉलो करते हैं, लेकिन एक यूनिटरी बायस कहीं ना कहीं दिखता है। मतलब ये है
कि हम फेडरल फीचर्स के साथ साथ कहीं ना कहीं यूनिटरी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, जो फेडरेशन के ठीक उलट है, उसको दिखाते हैं। जैसे फेडरेशन में आपको दिखेगा कि पावर का डिवीजन होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना लिस्ट है, यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का आप 7th शेड्यूल में देखेंगे तो, और कंकरेंट लिस्ट, तो ये 7th शेड्यूल में आपको मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सेंटर स्ट्रांग है। आप देखिए जो इवन जो रिसिडुअरी पावर्स हैं, यानी जो पावर इन तीनों में से किसी को नहीं मिले हैं, तो उसमें भी सेंटर का ही के ही पास चला जाता है। तो कहीं ना कहीं यूनिटरी बायस है, चाहे सिंगल सिटीजनशिप ही आप देख लीजिए या इमरजेंसी प्रोविजंस आप देख लीजिए। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एक तरफ ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। जैसे आप आर्टिकल 368 में देखेंगे तो कुछ प्रोविजंस है जो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से आप अमेंड कर सकते हैं। कुछ है जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने मेंबर्स आए हैं और वोट कर रहे हैं उसके 2/3 बहुमत चाहिए। कुछ तो ऐसे है जिसमें कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ राज्यों का रेटिफिकेशन भी चाहिए, और खासकर जो फेडरल प्रोविजंस, सॉरी, जो फेडरल प्रोविजंस को अफेक्ट कर रही चीजें हैं उनको लेकर के। नाउ डीपीएसपी, ये भी हमारा एक आउटस्टैंडिंग फीचर है। इसकी चर्चा पार्ट 4 में संविधान की गई है, और ये नॉन जस्टिसिएबल है, आर्टिकल 37 में कहा गया है। लेकिन ये भी बात कही गई है, दो नॉन जस्टिसिएबल बट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जस्टिसिएबल तो नहीं है, लेकिन देश को चलाने में बहुत ही इसका अहम योगदान है। बाबा साहेब ने इसे नोवेल फीचर कहा था। मिनर्वा मिल केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अलग अलग देखना सही बात नहीं है। 42nd अमेंडमेंट आपको याद होगा कि डीपीएसपी की प्राइमेसी को इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था कि डीपीएसपी को जो है हम ज्यादा महत्व देंगे फंडामेंटल राइट्स के मुकाबले। तो इसने कहा कि नहीं, आपको हार्मनी में देखना होगा, और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एक बैलेंस की बात कही थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और 4-1 के जो है से जजमेंट निकला था, और एक में जो थे वो जस्टिस पीएन भगवती थे, जो कि डिसेंटिंग ओपिनियन दिए थे। खैर वो हम लोग अलग चले गए ज्यादा, बट ठीक है। सेकुलर स्टेट की बात करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि भारत पहले से ही सेकुलर था। ऐसा नहीं है कि जब 42nd अमेंडमेंट 1976 में सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा गया, कि पंथ निरपेक्ष जो प्रियम्बल में वर्ड जोड़ा गया, तो ऐसा नहीं है कि तभी हम हुए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात कह चुके थे कि हम लोग उसके पहले भी सेकुलर थे। आप प्रोविजंस देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का उठाकर, चाहे 25 से 28 हो, 14, 15, 16 हो, आर्टिकल 44 हो यूसीसी का, आर्टिकल 325 हो, या 326 का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात हो। सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स हम देंगे। भारत का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। हम 82% करीब हिंदू होने के बावजूद भी इसका कोई ऑफिशियल जो है नहीं है कि हिंदुत्व या हिंदू का यहाँ का है। बहुत सारे देशों में है कि इस्लाम जो है वहाँ का स्टेट रिलीजन है, या क्रिश्चियनिटी है, बट यहाँ पे नहीं है। हम जो फॉलो करते हैं मॉडल जो है सेकुलरिज्म का, वो पॉजिटिव मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है। नाउ आपको जब पॉजिटिव मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है, इसका मतलब है कि कोई नेगेटिव मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म भी होगा। बीपीएससी डायनेमिक सेकुलरिज्म पे मेंस में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। पॉजिटिव जो मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है ना, वो ये करता है कि पब्लिक लाइफ में भी हम जो अपनी रिलीजन है उसको हम दिखाते हैं। रिलीजियस जो सिंबल्स हैं, पूजा पाठ है, मतलब हम निगेटिव फीचर से नहीं है कि पब्लिक और प्राइवेट की डाइकोटमी में बिलीव नहीं करते। कि आप बहुत सारे देश में, जैसे आप फ्रांस में जाएंगे तो फ्रांस में आप बाहर में निकल करके आप टीका, टोपी, बुर्का, इस तरह की चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते। बट हमारे यहाँ ये सारी चीजें अलाउड है। हम लोग सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स में बिलीव करते हैं। नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कही गई है कि जो भी 18 वर्ष का ऊपर का हो गया है, पुरुष हो, महिला हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उन सबको हम वोट देने का अधिकार देंगे। तो शुरू में तो ये 21 साल था, लेकिन लगा कि नहीं, बहुत सारे लोग वोट से वंचित हो जाएंगे। तो संविधान में 61st अमेंडमेंट किया गया 1988 में, और 18 साल कर दिया गया, और ये प्रोविजन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 में है। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, आउटस्टैंडिंग फीचर, पार्ट 4A में चर्चा है। 42nd अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं लिख भी रहा था, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, इसके आधार पे जब देश में इमरजेंसी लगा था उसी समय लाया गया, और बाद में 86th अमेंडमेंट भी होता है, तो उसके तहत जो है 11वां फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ा गया कि सभी गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजेंगे।
86th अमेंडमेंट यहाँ ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स है। नाउ फंडामेंटल राइट्स है जिसकी चर्चा पार्ट 3 में है, और यह जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कोई भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का मामला है, पार्ट 3 का मामला है। आर्टिकल 32 के तहत और 226 के तहत रिट्स जारी किए जाते हैं। हम फंडामेंटल राइट्स में रिट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे वो हैवियस कॉर्पस हो, मैंडेमस हो, प्रोहिबिशन हो, सर्टियरारी हो, को वारंटो हो, 5 तरह के रिट्स को पढ़ेंगे हम। सस्पेंशन जो है वो इमरजेंसी के दौरान इसका हो जाता है, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने कहा कि किसी भी सूरत में इमरजेंसी भी होगी तब भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को, क्योंकि अब आर्टिकल 21 को हमने अलग से देखा था। आर्टिकल 21 में क्या है ना कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जीवन का ही अधिकार। इवन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको थिंकर का नाम बताता हूँ, हॉब्स, थॉमस हॉब्स। तो इनका जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे वो समझते होंगे, इन्होंने सब कुछ बोला था। एक वर्ड इनका है सेल्फ प्रिजर्वेशन, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो इन्होंने कहा था कि स्टेट ना आपको गारंटी देगा आपकी लाइफ की और आपसे सब कुछ छीन लेगा। जो हम हर तरह के राइट्स की बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो बोलता है नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ जीवन जीने का अधिकार दिया जाएगा, बाकी सारे आपके राइट्स छीन लिए जाएंगे, और इसके बदले में स्टेट जो है बस आपको सिक्योरिटी देता है कि आप जिंदा रहेंगे। आप सोच के देखिए उसके लिए भी ये राइट कितना इंपॉर्टेंट है, जो हर राइट को छीन लेने की बात करता है लेकिन एक जीवन जीने के अधिकार को। तो आर्टिकल 21 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 में इसकी चर्चा है। 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल है, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, और जर्मनी से हमने ये इमरजेंसी प्रोविजंस जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन था जर्मनी का वहां से लिया। बाई कैमरलिज्म देखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बाई कैमरलिज्म है। स्टेट्स में भी देखेंगे तो कुछ स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जैसे कि बिहार में भी है, और बिहार में जैसे कि 75 लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं। यूपी में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये 6 स्टेट्स का आप नाम नोट कर लीजिए जहां पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है। नाउ ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे कि आईएएस है, 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। कई सारे लोग फॉरेन सर्विस समझ जाते हैं, नहीं, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। और आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कही गई है, और ये कॉमन सर्विसेज होती हैं यूनियन और स्टेट्स के लिए। एक ये भी है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है यूनियन और स्टेट्स के लिए। जे.एंड.के में पहले आप देखते थे आर्टिकल 370 के तहत अलग थोड़ी सी व्यवस्था थी उसके अपने संविधान में, लेकिन 2019 में इसको रिपील कर लिया गया। संविधान का सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, और आर्टिकल 13 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। तो वैसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट होंगे, उसके मतलब उससे सहमत नहीं रखते होंगे, वो वाइड घोषित करार दिए जाएंगे। जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हम लोग केशवानंद भारती केस में देखेंगे जो 1973 में आया। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है कि अगर जो अदर 2 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं तो ये न्यायपालिका का काम है कि देखे कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। रूल ऑफ लॉ है, जैसे आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, आप पे भी वही लॉ लागू होगा, मैं एक हम्बल किसान हूं, मेरे पे भी वही लागू होगा। और जो रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो हमने यूके से लिया है। एक संविधानविद थे, उनका नाम था एवी डाइसी। तो इन्होंने जो है ना वो इस मतलब इन्हीं के कॉन्सेप्ट से इसको जो है वो डिराइव किया था, और ये यूके के थे, ठीक है। तो इन्होंने ही रूल ऑफ लॉ को, एक और टर्म है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसको भी पढ़ेंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ में ये है, जो रिजर्वेशन का सारा सिद्धांत है
वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ से ही निकलता है। और एरिस्टोटल एक पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, वो भी इसी के संदर्भ में कुछ बात करते हैं। चूंकि हमारा स्कोप यहाँ अलाउ नहीं कर रहा है कि वी डिस्कस ऑल दोज थिंग्स, बट ठीक है। रिपब्लिक, इसका मतलब होता है कि कोई हेरिडिटरी रूल नहीं है, वंशानुगत चीजें नहीं चलेंगी कि बाप से बेटा को और बेटा से उसके बेटा को। यहाँ क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। आप भारत के प्रेसिडेंट को देखिए, इलेक्शन होता है, भले ही वो इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है कि जो म, सांसद हैं, जो विधायक हैं, वही चुन देते हैं भारत के राष्ट्रपति को, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। और ये रिपब्लिकन सिस्टम जो है हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। नाउ प्रियम्बल में आपने ये टर्म देखा होगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो जो ये वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर, ये 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में जोड़े गए थे। और एक तीसरा वर्ड भी था जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इंटीग्रिटी। नाउ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 ए में इसकी चर्चा मिल जाएगी। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में है, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूपी, मैं कह रहा हूं कि जितना हमने होलिस्टिकली इस चैप्टर को डिस्कस किया है कि आप यूपीएससी के भी सवाल आसानी से बना सकते हैं, यूपीएससी भी इससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नाउ आइए हम सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लें। देखिए, ये सारे जो जो बातें हैं अभी यहाँ पे जो मिलेंगी, इनका हम लोग डिटेल में चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, बट शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। 1935 का एक्ट आया, तो उससे हमने लिया जो संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम, राज्यपाल का जो पद है वो, न्यायपालिका, पब्लिक सर्विस कमीशन जो लोक सेवा आयोग है, आपातकालीन व्यवस्थाएं, इमरजेंसी प्रोविजंस, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं जितनी, वो हमने लिया, प्रशासन से संबंधित जितनी बातें हैं। सेंटर और स्टेट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ कोर्स फेडरलिज्म आप कह सकते हैं। फेडरल कोर्ट भी हमने यहीं से लिया। और प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी लिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कई बार सवाल पूछा है। और सेंटर में डाइयार्की, प्रोविंसेस में नहीं, सेंटर में डाइयार्की हमने यहां से लिया। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने यहां से लिए। आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। ना ब्रिटेन के संविधान से अभी हमने देखा एविडाइसी का कॉन्सेप्ट, रूल ऑफ लॉ लिया, जो पार्लियामेंट आज हमारे यहाँ फंक्शन करती है वो लिया। और पार्लियामेंट के जो अधिकतर चीजें हैं, जैसे कि पार्लियामेंट का कैसे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटेन में भी चलता है, वही लिया। ब्रिटेन का कैबिनेट सिस्टम, और जो अभी पांचों तरह का रिट हमने बात किया वो लिया। पार्लियामेंट में बहुत सारे इंडिविजुअल और कलेक्टिव प्रिविलेजेज होती हैं, उनको हमने लिया। बाई कैमरलिज्म यानी राज्यसभा लोकसभा ये व्यवस्था, और रिट्स जैसे कि प्रीरोगेटिव रिट्स लिया। सीएजी के पद को लिया, हालांकि ब्रिटिश के जो सीएजी हो एक्चुअल जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल माने जाते हैं, बट हमारे यहाँ क्या है, वो सिर्फ ऑडिट ही करते हैं, कंट्रोलर का तो पावर है नहीं। सीएजी पढ़ते समय हम इसको देखें, कंट्रोलर का मतलब होता है कि उनके पास पावर होता है कि खर्च कितना होगा वही डिसाइड करते हैं, स्पीकर के ऑफिस को या लॉ कैसे बनाया जाएगा, इन सब प्रोसीजर को। यूएसए से हमने मोस्टली जो आप देखेंगे जुडिशियल से रिलेटेड चीजों को लिया, क्योंकि वहां सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहले तो हमने उसके बिल ऑफ राइट्स से फंडामेंटल राइट्स लिया। न्यायपालिका स्वतंत्र हो, जुडिशियल रिव्यू हो, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना, वाइस प्रेसिडेंट का पद, लिखित संविधान, संविधान ही सुप्रीम होगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड बिल ऑफ राइट्स। नाउ आयरलैंड से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, राज्यसभा के मेंबर्स जो नॉमिनेटेड होते हैं उनको, इलेक्टेड नहीं नॉमिनेटेड, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और वेलफेयर स्टेट का सिद्धांत। ऑफ कोर्स जब डीपीएसपी लिया तो वेलफेयर स्टेट का सिद्धांत आ ही जाएगा। कनाडा से हमने क्या लिया कि फेडरेशन तो होगा लेकिन थोड़ा यूनिटरी बायास होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर। रिसीडुअरी पावर जो होगा, कि जो बची हुई शक्तियां होंगी वो सेंटर के पास होंगी। एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, ये आर्टिकल 143 में है, तो वो लिया हमने। गवर्नर के पद का अपॉइंटमेंट हमने लिया, और ऑफ कोर्स सेंटर अपॉइंट करेगा। और क्वाजी फेडरल ऑफ कोर्स सिस्टम इसी का, बस टर्म अलग है, बात वही है। ऑस्ट्रेलिया से हमने ले लिया जो समवर्ती सूची है 7th शेड्यूल में, कंकरेंट लिस्ट, जिसपे कि यूनियन और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं। ज्वाइंट सिटिंग जब दोनों हाउसेस का होता है, जब कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, अब तक 3 बार हुआ है।
फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन और रेफरेंडम जो होता है वो सब। वीमर संविधान जर्मनी का, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी प्रोविजंस, और क्राइसिस के दौरान एग्जीक्यूटिव ऑफ कोर्स स्ट्रांग होगी। फ्रांस से हमने रिपब्लिकन सिस्टम लिया, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लिया, प्रियम्बल के जो ये आइडियल्स हैं, और बहुत सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को भी हमने डिराइव किया। रसिया या यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया, और न्याय का सिद्धांत, ये सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल आप देख लेंगे, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को लिया, और जो हम लोग प्लानिंग करते थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ये सब लिया। साउथ अफ्रीका से हमने लिया कि संविधान का अमेंडमेंट कैसे करेंगे, और हमने लिया इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स, यहाँ नॉमिनेशन नहीं है, इलेक्शन है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और इनडायरेक्ट इलेक्शंस की व्यवस्था। जापान से हमने लिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि एक ड्यू प्रोसेस का अल्टरनेटिव है, और दिस हैज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन आर्टिकल 21। सो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड कि what are the sources from where we borrowed various provisions of our constitution. Next we'll study about union and its territory. यहां से आर्टिकल्स शुरू हो जाते हैं। देखिए, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी दो नाम हो गया, एक इंडिया और भारत। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से नाम संविधान में यूज किए गए हैं, तो ये दो नाम यूज किए गए हैं। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अभी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जो ये टर्म है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दिया था। और जो हमारा यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जो स्टेट्स हैं वो अलग होकर के और अपना देश बना लें, ठीक है। नो राइट टू सीसीड, बहुत सारे जगह पे, जैसे साउथ में आप जाएंगे तो द्राविड मूवमेंट हुआ, नागालैंड में जाएंगे बहुत सारा हुआ कि हम अपना अलग बना लेते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और पहले शेड्यूल में नेम्स ऑफ स्टेट एंड ड्यूटी जो है उसकी चर्चा है। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये शक्ति होगी कि वो एडमिट कर सकेगा किसी मतलब भूभाग को, या इस्टेब्लिश कर सकेगा नए राज्यों को, जैसे कि सिक्किम में 36वें अमेंडमेंट के तहत 1975 में हुआ भी। आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट नए राज्यों को बनाता है, किसी के मतलब किसी राज्य के एरिया को इंक्रीज करता है, किसी का एरिया डिक्रीज करता है, या बाउंड्री को ऑल्टर कर सकता है, या नेम को ऑल्टर कर सकता है। इसमें प्रोसीजर क्या होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है, और स्टेट लेजिस्लेचर का व्यूज इसमें लिया जाता है, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस जो भी अगर व्यूज स्टेट देगा कि नहीं हम नहीं चाहते हैं कि हमारे स्टेट को काटा जाए, तो बाध्य होगा, नहीं, वो बाध्य नहीं होगा। आर्टिकल 4 में कहा है कि 2 और 3 में जो भी मतलब संशोधन होंगे उसको संविधान में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, अंडर द प्रोविजन ऑफ 368। आप ध्यान से समझें कि मतलब जो भी मतलब ये बदलाव होंगे 2 और 3 में, चाहे वो एडमिट किया जाए, स्टैब्लिश किया जाए, एरिया को अल्टर, इसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। सिंपल मेजोरिटी के तहत ये हो जाता है। 3 कमीशंस बहुत इंपॉर्टेंट बनी। धर कमीशन जून 1948 बोला कि लैंग्वेज के आधार पे आप राज्यों को मत बनाओ, आप प्रशासनिक जो कन्वीनियंस है वो देखो। जेवीपी कमीशन, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सितार मैया। तो ये दिसंबर 1948 में बनी और 1949 में इसने अपना रिपोर्ट सौंपा। तो इसने भी कहा कि देखिए लैंग्वेज के आधार पे अगर बनाएंगे आप राज्य तो देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा। आंध्रा 1953 में जो है वो पहला मतलब लैंग्वेज के आधार पे बनाया गया राज्य था, क्योंकि पोट्टी श्रीरामुलु जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे उनका फास्ट अनटू डेथ हुआ, और वो इसमें मतलब डेथ भी कर गए थे, तो उसके बाद बनाना भी पड़ा था। फिर देखा गया कि बहुत डिमांड उठ रहा है, तो 1956 में सोचा गया कि क्यों नहीं राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया जाए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसकी अध्यक्षता किया फजल अली ने, एक फजल अली ने इस कमीशन को अध्यक्षता किया, और 7वां संविधान में संशोधन हुआ, और इसने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। तो जो फजल अली कमीशन है ये बनी थी 1953 में। इसके हेड थे फजल अली, और 2 अदर मेंबर्स थे के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इन्होंने भाषाई आधार को माना, लेकिन ये बोला कि लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक राज्य और एक भाषा, मतलब
एक भाषा और एक राज्य कि मतलब जैसे मान लो तेलंगाना, जैसे मान लो कि कन्नड़ है, तो कन्नड़ स्पीकिंग को सारे कन्नड़ वालों के जहां जहां होगा ऐसा नहीं करेंगे, या हिंदी है तो एक राज्य एक भाषा के फॉर्मूला को इसने मतलब डिस्कार्ड कर दिया। 1960 बॉम्बे को दो भागों में बांटा गया, महाराष्ट्र और गुजरात। 1961 में 10वां संविधान संशोधन, दादरा और नगर हवेली इंटीग्रेट किया गया। 1962 में 14वां संविधान संशोधन, पौंडीचेरी को भारत में इंटीग्रेट किया गया। 1963 में नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, 13वां संविधान संशोधन। 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और हरियाणा का गठन हुआ और चंडीगढ़ यूटी बना। 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, 18th अमेंडमेंट। 1975 में 36th अमेंडमेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। 1987 में 53rd अमेंडमेंट, मिजोरम बिकेम स्टेट। 55th अमेंडमेंट, अरुणाचल बिकेम स्टेट, एंड 56th अमेंडमेंट, गोवा बिकेम स्टेट। 2000 में 3 नए स्टेट बने वाजपेयी जी के टाइम में, और ये थे छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां, और तेलंगाना 29वां राज्य बना था। और अब जो है 28 राज्य रह गए हैं जब से JNK के स्टेटस में चेंज हुआ है। तेलंगाना 2014 में बना था जून में। 2019 में JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, बाइफरकेट किया गया और 2 यूनियन टेरिटरी बने, लद्दाख और JNK। 2020 में दादरा और नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया दमन और दीव के साथ, और अब ये एक ही है। नाउ हम अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं, सिटीजनशिप, जिसकी चर्चा पार्ट 2 में की गई है, और आर्टिकल जो हैं वो हैं 5 से लेकर 11 तक। और ये बताया गया है कि सिटीजन कौन होगा जब संविधान का कमेंसमेंट होता है तब से। हमने देखा भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, अनलाइक यूएसए जहां डबल सिटीजनशिप है। कुछ अधिकार सिटीजन्स को ही मिले हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ये 5 आर्टिकल्स याद कर लीजिए। इसके अलावा बाकी जो हैं वो सिटीजन्स के अलावा जो नॉन सिटीजन्स हैं, जिसको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में एलियंस कहते हैं, तो एलियंस को भी मिले हुए हैं। और एक और टर्म है इनमी एलियंस, जैसे इनमी एलियंस को आर्टिकल 22 का प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलता है। विल लुक इनटू दैट। ओके, राइट टू वोट, आर्टिकल 326, ये केवल ऐसा थोड़ी कि हम किसी विदेशी को दे देंगे तुम भी आके वोट डालो, या फिर तुम आकर के चुनाव लड़ो। अगर कोई इंग्लैंड का आदमी आकर के यहाँ चुनाव लड़ना चाहे तो नहीं अलाउ करेंगे, इंडियन सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी पहले ना। कुछ एलियंस को भी राइट है, तो सभी फंडामेंटल राइट्स हैं एक्सेप्ट जो हमने 5 बात कही, 15, 16, 19, 29 और 30। इनमी एलियंस को हमने बताया आर्टिकल 22 का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 58 में एलिजिबिलिटी है कि सिटीजन जो होता है, मतलब जैसे अमेरिका में आप जाएंगे तो अगर आप जन्म से वहां के नागरिक नहीं है तो आप अमेरिका का प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आप जन्म से बने या नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के तहत बने, आगे हम देखेंगे नेचुरलाइजेशन क्या है, आप रह सकते हैं। यूएस में ऐसा नहीं है। आर्टिकल 5 में कहा गया कि सिटीजन कौन होगा जब संविधान का कमेंसमेंट हुआ। आर्टिकल 6 में वैसे लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए उनकी सिटीजनशिप की बात कही गई है। आर्टिकल 7 में जो भारत से पाकिस्तान को चले गए लेकिन फिर वापस को आए। आर्टिकल 8 में जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनको उनकी सिटीजनशिप की बात कही गई है। आर्टिकल 9 में वॉलेंटरी एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप अगर आप करते हैं, मान लीजिए कि आप किसी दूसरे देश में जाकर के वहां की नागरिकता कर लेते हैं, तो यहाँ की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाती है। आर्टिकल 10 में कॉन्टिन्यूएशन है, मतलब सिटीजनशिप राइट्स का, अनलेस की पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाए। और 11 में है कि सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट कानून बनाती है, और CAA का विवाद तो आपको याद ही होगा। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बना, 30 दिसंबर 1955। इसमें कई बार संविधान संशोधन हुए, जैसे 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 का CAA। अब आइए देखते हैं कि सिटीजनशिप मिलता कैसे है। जैसे एक्विजिशन बाय बर्थ, 1950 से 1947 तक जूस सोली एक टर्म आपको मिलेगा, जूस सोली। इसका मतलब है कि आप जन्म के आधार पर कहीं के
नागरिक हो सकते हैं। जैसे इंडिया में आपका जन्म हुआ तो आप इसके आधार पे इंडिया के नागरिक हो जाएंगे, भले ही आपके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन नहीं है, आपकी पेरेंटिंग नहीं देखी जाएगी। जूस सोली का कॉन्सेप्ट ये कहता है। और 1987 से 2004 तक था कि एक आपके जो माता या पिता में से कोई इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और 2004 के बाद बोला कि एक आपके पेरेंट माता या पिता में से इंडियन सिटीजन हो, और साथ में दूसरा जो है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश से कोई आदमी जो है इलीगली भारत में आकर के रह रहा है और उसका संतान है आप, तो वो नहीं चलेगा। नाउ अभी आपको पता भी होगा जो एसआईआर चल रहा है, तो एसआईआर में जो चीजें हैं इस पे काफी विवाद हुआ, खासकर वेस्ट बंगाल को लेकर के। बाय डिसेंट अगर देखेंगे तो जैसे मान लीजिए जो बच्चे विदेश में जन्म ले लिए, तो उनकी उनको लेकर के है कि रजिस्टर करवाना पड़ता है इंडियन कॉन्सुलेट में अब्रोड। रजिस्ट्रेशन के तहत भी आप इंडियन सिटीजन बनते हैं। जैसे पीआईओ है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो स्पाउस ऑफ सिटीजन, जैसे कि आप सिटीजन है और उनकी शादी हो जाती है तो उनको लेकर के है, या माइनर चाइल्ड है तो उनको रेजिडेंस देखा जाता है। नेचुरलाइजेशन सेक्शन 6 में इसकी चर्चा है कि 14 साल में से पिछले 14 साल में से 11 साल देखा जाता है, आपकी कैरेक्टर अच्छी होनी चाहिए। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं 22 भाषाएं शामिल है उसमें से कोई एक भाषा पे आपका पकड़ होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक और सिटीजनशिप मिल जाता है भारत का। जैसे मान लीजिए कि कोई भूभाग है, कोई टेरिटरी है और उसको भारत अपने अंदर मिला लिया, जैसे कि सिक्किम है, तो वहां के सारे लोग जो है वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। 1985 सेक्शन 6A असम अकॉर्ड का स्पेशल प्रोविजन है माइग्रेंट्स के लिए। अब सिटीजनशिप कैसे चली जाएगी आपकी नागरिकता? तो एक है कि आप खुद ही स्वतः जाकर के वॉलंटरीली छोड़ देते हैं तो चला जाता है। मैं तो अब जब आप छोड़ के जाएंगे तो जो आपके 18 साल से कम के बच्चे हैं उनकी भी नागरिकता चली जाएगी। और जब वो मतलब मेजर हो जाएंगे, यानी कि जब 18 साल के ऊपर के हो जाएंगे तो उनकी नागरिकता आ भी सकती है। ना एक होता है कि टर्मिनेट कर दिया जाता है, मतलब वो तो आपने स्वतः छोड़ दिया। एक है कि टर्मिनेट कर दिया जाता है, कि जैसे मान लीजिए आप गए दूसरे देश में और वहां की नागरिकता ले ली, तो भारत में क्या है कि दोहरी नागरिकता चलती नहीं है, डबल सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इस तरीके का। तो आप यहाँ के नागरिक हो सकते हैं या अमेरिका के नागरिक हो सकते हैं, तो वो गया। एक है कि आपको बिल्कुल फोर्स मतलब डिप्राइव कर दिया जाता है, कुछ आपने घोर ऐसा काम कर दिया, जैसे फ्रॉड कर दिया एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, डिसलॉयल्टी दिखाई, या फिर अनलॉफुली आपने ट्रेड किया, जैसे पाकिस्तान हमारे इनमी के साथ, या इम्प्रिजनमेंट हुआ आपका विदेश में, जब आप मतलब विद इन 2 ईयर्स आपने यहाँ से सिटीजनशिप जो है विद इन 5 ईयर्स आपको हुआ है, और 2 साल से ज्यादा, 2 साल या 2 साल से ज्यादा ज्यादा का आपको सजा हो जाता है, या 7 साल तक आप बाहर रह जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में जो आपकी सिटीजनशिप है वो चली जाती है। इसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स।